इफ्तार हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आज आपकी बारी है। पाकिस्तान का शायद वाहिद प्रोग्राम जिसमें आपको कुछ कहने का मौका मिलता है। आप हमें ज्वाइन करते हैं हर हफ्ते। तो हमारे पहले कॉलर आज हैं नवाबशाह से कामरान अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही मकबूल लीडर और डिप्लोमेट होता है जो मुंह से दिस कहे तो उसका मतलब दैट होता है, और अवामुन नास को इसे दबोचा है गरानी ने कि जैसे कैट के पंजे में कोई रैट होता है। वाह सर, अवाम की जो है तनख्वाहें भी काट रहे हैं और जो है पेंशन के अंदर भी कमी कर रहे हैं। अपनी मराद जो है वो 900% उसमें इजाफा कर दिया इन्होंने। हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियां भी खरीद रहे हैं और करोड़ों रुपए के टायर भी चेंज करवा रहे हैं उसके अवाम के पैसों से। तो और दूसरा ये ऑस्टेरिटी ड्राइव जो वजीर आजम साहब ने स्टार्ट की थी, ये कहाँ गई? ऑस्टेरिटी ड्राइव खून चूस रही है हुकूमत अवाम का। हाफिज नईमुर रहमान को वजीर आजम बनाओ, पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं उनका एक एक करके खुद ही हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, हो गई ऑब्जर्वेशन। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अकील साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जनाब। अच्छा, तो पहले तो जो पिछला प्रोग्राम में मैंने वो कॉल की थी, वो मैं कराची के वसल्ला साहब के बयान की बात कर रहा था जिन्होंने कराची में स्पीच की थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी की थी, ठीक है। अच्छा, मेरा मेन सवाल ये है कि दिसंबर के अंदर हमारे 2 हादसे हुए थे। एक हमारे पाकिस्तान का बांग्लादेश और दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल। दोनों हादसों की हमारी हम कहते हैं गैर मुल्की इन्वॉल्व था, जो भी था वो मान लेते हैं। मेन जो सबसे बड़ा अलमिया था कि उनकी जो कोलैप्स था जिसकी वजह से वो अंदर, उनकी आज तक कोई रिपोर्ट पाकिस्तान में नहीं आई। एक दूसरा, वो माँ बाप की वीडियो आती है, कुछ लोगों ने जो कहा कि बच्चे और पैदा कर लो, ये बच्चे मर गए, कोई मसला नहीं। एक तो ये था, ये दो। एक सबसे बड़ा सवाल ये था, इसका रिजल्ट क्या आएगा? दूसरा, जो भी मराहत वाली बात हुई है, हमने आपको देखें साल बढ़ता है, बजट आता है, 10% हमारी आवाम की तनख्वाह गवर्नमेंट मुलाजिम की बढ़ती है और ये सिविलियन की तो हम बढ़ाते हैं। अब इन्होंने अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स की जो बढ़ाई है तनख्वाह, आप ये देखें जजिस का रेंट कितना बढ़ाया, 3 लाख रुपए रेंट, हाउस रेंट दे रहे हैं। मुझे बताएं, ये आवाम के पैसों से दे रहे हैं ना? आपके पास तो है ही नहीं ना पैसा, फंड है ही नहीं ना अपने तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो आपकी क्यों मराहत बढ़ा रहे हैं? बस मेरा ये सवाल था, मराहत को ना बढ़ाया जाए। चलो ठीक है, आपकी बात आ गई। कराची से ही हैं मोहम्मद रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद रईस बोल रहा हूँ सर, पाकिस्तानी स्टील मिल का एक रिटायर मुलाजमी जो 3 साल से हम इस कशोकश में पड़े हुए हैं कि हमारे पैसे कब मिलेंगे, हमारे मरने के बाद मिलेंगे। ये अब इतना अरसा हो गया है, अब ये कोई इनकी रेंगती नहीं है जो आप लिहाजा मस्जिद इसमें कुछ तो हमारे कुछ साथी चले गए, क्या हम लोग भी चले जाएंगे जब हमारे बच्चों को पैसे मिलेंगे? आज ये बताइए कि इनके हर चीज आपने खुद सुना होगा अभी कि इनको मराते हैं, इनकी सारी चीजें बहाल हैं, पे कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। हमारे ओल्ड एज बेनिफिट 10-11 हजार रुपए में क्या होता है, उसमें पैसे बढ़ाने के लिए इनको मौत आती है। हम तो फिर दुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और कोई हल नहीं है अल्लाह के सिवा हमारे साथ कोई और साथ। आपका एक चैनल है जो आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार है, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी सी, क्या हमारे साथी बड़े परेशान हैं, तो मेरे साथ स्टील मिल में मुलाजिम रिटायर हुआ है, ठीक है सर, ये जरा सा आप देख लें सर। ठीक। एक बता, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ मोहम्मद रईस साहब कि आपने खुद को ऑर्गेनाइज करके सब लोगों ने मिल के कोई काविश, कोई जद्दोजहद, कोई मुजाहरा, धरना, कोई पटिशन, कुछ इस तरह किया है? हमारा प्रोग्राम तो हाजिर है, लेकिन हर हफ्ते आपकी कॉल्स आती हैं इसी बारे में। सब कर लिया, मगर इनके असल में ये हो गए बेशरम बेगैरत, ये इतना इनको अगर गाली दे। हमारी दरखास्त अब IMF से कि इनको कर्जे क्यों दिए जाते हैं, इनको उस नहज पे ला के दें कि ये भी कुछ फकीर और मतलब इस तरीके से होए, रोटी को मोहताज हो, ताकि इनकी औलादों के सामने। नहीं, वो सही है आपकी बात, आपका गम गुस्सा मैं समझ रहा हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब आप लोग 3 साल से तरस रहे हैं और वो अपनी मराहत में इजाफे पे इजाफा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपको गुस्सा ही आएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि आपने अदालत हो या और तरीके क्या अपनाए हैं अपना ये अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए? बस हमने अपील ही कर सकते हैं सर आप लोगों से। आपने कोई कानूनी चाराजोई की सबने मिलके या नहीं? नहीं की है,
की है, उसके अलावा भी ये सुनवाई हमारी जब तक नहीं होगी, जब तक ये क्या की है जरा हम बताएं। हाई कोर्ट में हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में हैं, लोअर कोर्ट में, कहाँ गए हैं? सारी कोर्टों में चल रहा है सर, कई सालों से पेशी चल रही है, कई सालों से चल रही है, 3-4 साल से। सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, हाई कोर्ट में भी केस है। जो 20 अच्छा, आपकी सॉरी आपके मुतासरीन की कोई तंजीम है, कोई उसकी मेंबरशिप है? कितने लोग हैं उसमें? तकरीबन 500 तो रिटायर ये वाले हैं और कुछ पिछले हैं जो 2020 में। तंजीम है कोई या नहीं आप लोगों की? जी, मुतासरीन की कोई तंजीम है? हाँ, तंजीम है। अपने लेबर हमारी जो है कमेटी बनी हुई है, उसमें हमने कोर्ट में केस भी किया, मगर कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही हमारी। लिहाजा आप लोग अच्छा, एक काम कर लें, आपकी बात आ गई है। तकरीबन हर हफ्ते ही आपके यहाँ से कॉल आती है। आपकी जो भी तंजीम है, उसके जो भी नुमाइंदे हैं, अगर उनकी कोई मीटिंग होती है, उनके कोई ओहदेदार हैं, उन्हें कहेंगे हमसे रब्ता करें, ताकि हम फिर थोड़ा इसको लग के इसको पता करेंगे मामला क्या है। मेरे साथी है ना वजीर खान साहब, आपको हर हफ्ते कॉल करके आपको नहीं, जो आपकी तंजीम आप बता रहे ना, है कोई? हाँ, ये रिटायर मुलाजिमीन की एक्शन कमेटी। हाँ, तो बस उस एक्शन कमेटी के सदर या सेक्रेटरी से कहें हमसे रब्ता करें। ठीक है ना? ठीक है, वो है, हमजद साहब हैं और फिर वजीर साहब भी हैं मेंबर। ठीक है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। राहिल अशर साहब हैं कराची से, DHA से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे तीसरे साथी किधर है? उनको सर्दी तो नहीं सता गई कहीं कराची में जो आजकल सर्दी आई हुई है? नहीं, उनकी कुछ निजी मसरूफियात थी, इसलिए वो आज नहीं है। मंडे को होंगे। कराची की जो सर्दी है हमारी, उसमें देखें हम तो कर इफेक्ट हो गए, जाहिर है जो होता है नजला, जुकाम, खांसी वगैरह, बुखार, उसमें क्योंकि हम कराची वालों को कभी कभी सर्दी के लुफ्तअंदोज होते हैं, तो वो कभी हमारी जो रहमत होती है वो जहमत बन जाती है। तो आजकल यही हुआ है, तो मैंने कहा शायद वो इस चीज की लपेट में ना आ गए हो। नहीं, वो ऐसा अच्छा, शाजिद जिलानी साहब, मैं बात करूंगा पानी के हवाले से, क्योंकि बड़ा सवेर क्राइसिस जिसको कह ले। 2 अगस्त को यूनिवर्सिटी रोड पे BRT वालों ने एक वाटर बोर्ड वालों की लाइन बस कर दी। ठीक है जी, वो 2 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक पानी हमारे डिफेंस लेफ्टिनेंस एरिया में सारे में बन रहा। फिर वो 12 तारीख को हुआ, फिर 14 तारीख को फिर उससे 1.5 किलोमीटर आगे दोबारा बस कर हो गई। तो समझ में नहीं आता कि जी वो MD वाटर बोर्ड आए हुए थे, वो कहते हैं जी हम तो इनको मैप देते हैं। जो BRT के कॉन्ट्रैक्टर आए हुए थे वो कहते हैं जी हमें तो कोई मैप नहीं मिला हुआ। तो हमें देख के अफसोस होता है कि 3 शख्सियत हैं जो डिफेंस में रह रही हैं। एक आपका मेयर कराची, ये जो है मुर्तजा वहाब साहब फेज 6 में रहते हैं, उनके पास टैंकर की लाइन लगी हुई है। फिर हमारे MNA इख्तियार बेग साहब फेज 7 में माशाल्लाह उनकी कोठी है, उनके पास। फिर हमारी ये जो MD वाटर बोर्ड है सलाउद्दीन साहब, ये फेज 2 में रहते हैं घर के। इनके पास घर से हर दूसरे दिन गुजर होता है तो इनके पास टैंकर खड़े होते हैं। हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जो हमें टैंकर मिल रहे हैं वो अंदाजा लगाइए 20-22 हज़ार रुपए का 3000 गैलन आ रहा है। अब उसको हम तबर्रुक की तरह खर्च करते हैं कि जी जहाँ इस्तेमाल करना होता है वहाँ थोड़ा। मेरा सवाल है कि जी इनको क्यों समझ नहीं आती। मुझे ने कहा बात समझ में आई कि जी ये आपका टैंकर माफिया है, हाइड्रेंट माफिया है, और ये जो हमारे हजरात हैं इन सब का एक गठजोड़ हुआ है। क्योंकि देखिए सर्दियों में पानी की खपत कम होती है, सर्दी होती है तो टैंकर की प्राइस नीचे आती है। उन्होंने कहा कि चलो जी ये प्राइस नीचे आ रही है तो ये मालदार इलाका है, इनसे पैसे खींचने का एक ये जरिया बना लो। फिर हमारे MPA साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई, रेहान, पूरा नाम नहीं पता, बस उनको क्योंकि इलेक्शन में उनका सिंबल भी ढोल था, वो ढोल ही बजाता है। जी मेरे पास इख्तियार नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं PTI का हूँ, मैं खाली। तो मैंने कहा जी आप सिर्फ क्या ये जो MPA का फंड्स होते हैं या जो ममारात होती हैं उसके लिए बैठे हुए इस इलाके के लोगों ने आपको नहीं अपना नुमाइंदा इलेक्ट किया है, तो आप क्यों नहीं कि कोई आवाज उठाते? जी आवाज उठाने का फायदा क्या है? तो हम तो इस मतलब शदीद क्राइसिस आप लगा लीजिए। 2 दिसंबर से आज आपकी माशाल्लाह 20 हो गई, 18 दिन से पानी के बगैर है। लाइन में जो आता है टैंकर माफिया के रहमो करम पे 4 दिन पहले उनसे रिक्वेस्ट करें, वो टैंकर कहते फिर बार्गेन करते, गेट पे आके कहते जी हमने तो 25,000 का बोला था, देते तो डालते वरना हम वापस ले जाते। तो ये इस मामले में जो आप पिछली दफा कहते 15 साल से जो हमारी हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट माजरत के साथ वो कुछ नहीं करती। पानी के क्राइसिस में वो कहती जी कराची वालों को रोजाना के करोड़ों रुपए के हिसाब से जो भत्ते हमारे ये डिपार्टमेंट और लोग जो खा रहे हैं उनको तो अवाम का एहसास नाम को चीज ही नहीं है। शुक्रिया जी। शुक्रिया। अच्छा, ये तो चूंकि डिफेंस में रहते हैं तो डिफेंस ही इनकी दुनिया है,
ये पूरे आधे से ज़्यादा कराची में इस वक्त पानी नहीं है। मसलन मेरे घर में भी 10 दिसंबर के बाद से पानी नहीं है, आज 20 हो गई है। टैंकर स्कीम की बात दुरुस्त है, वो हमारे फ्लैटों वाले, उन्होंने टैंकर्स वालों से बात की तो वो 25-26 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। कहाँ वो 2500-3000 का या 7000 का टैंकर होता था, अब वो है। और एक आजकल एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है, वो अपने साहब अपने आप को कहते हैं मैं वाटर बोर्ड में साबिक डायरेक्टर रहे हैं, अब वो शायद रिटायर हो गए या क्या हो गया। तो उनका कहना है कि इतने दिनों में 11 रुपए का पानी वो कराची के शहरियों ने ख़रीदा, और वो जो लाइन है वो 3 दफ़ा टूट चुकी है, यूनिवर्सिटी रोड पे जो मेन लाइन है। और ये जो ऊपर का जो जंगला बस बन रही है उसका ठेका है सिकंदर जतोई की कंपनी के पास। अच्छा। तो ये बकौल उनके ये ख़ासा ऊपर का गेम है। और अजीब बात है कि जो हाइड्रेंट्स हैं जहाँ से टैंकर्स पानी भरते हैं वहाँ पानी मौजूद है, लेकिन घरों में पानी नहीं है। तो ये पूरा एक वो है मेन कॉज क्या, वो जो पाइपलाइन आप कह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की, वो मज़े की बात है कि 6 दिन, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि 6 दिन जो है वो पानी नहीं था, फिर उसको ठीक किया गया, दोबारा टूट गई। तो अब वो किसी और तरीके से ठीक कर रहे हैं। तो ये सिंपल मामला नहीं लगता। और लाखों लोग शहर, अभी इतना बड़ा शहर है, आधा कराची है तकरीबन मुतासिर है। और कुछ लोग जाहिर है उनकी अरबों करोड़ों का कमाई हो रही होगी, माल बन रहा है, कमाई हो रही होगी। तो ये है स्कैंडल है, ये स्कैंडल है। देखिए आबिद हुसैन शाह साहब हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी जी, आप बताएं। तबीयत से ठीक है सर जी। खानेवाल में बताएं क्या हालात हैं? हाँ जी, मैं जी तहसील जहानिया है, जिला खानेवाल है जी। सर जी मैंने ना एक फेसबुक का एक मेरा मामला इशू है, और वो ना एक अनट्रेंड पीरियड का एक मामला है जी। तो मैंने इधर एक डिप्टी साहिबा थी जी तहसील जहानिया में, मैडम सुमेरा साहिबा, उनके कहने पर मैंने एक क्लर्क था अब्बास नागरिक को सर्विस बुक दी है। और आज 2 साल हो गए हैं मुझे रुलते हुए जी, कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब की सर्विस बुक मैंने उनको दी थी, और मेरी वालदा साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है। और मेरे कुछ बकाया जात हैं जो मैंने कि गवर्नमेंट से लेने हैं, तो मैंने सर्विस बुक उनको दी। तो वो ना सर्विस बुक मेरी जो है ना उन्होंने आगे पीछे कर रहे हैं, कभी पैसे मांगते हैं, कभी कुछ हैं, कभी कहते हैं हमारे पास नहीं है। क्लर्क से पूछता हूँ वो कहता है डिप्टी ले गया, डिप्टी से पूछता हूँ वो कहता है जी क्लर्क के पास है, उन क्लर्कों के पास है। तो ये काइंडली मेरा एक मसला है, इस इशू को तो मेहरबानी करके मेरी वो सर्विस बुक दिलवा दें, कोई ऐसा इशू बनाएं जी। तहसील जहानिया में है। और मेरी डिपार्टमेंट कौन सा है आबिद शाह साहब? डिपार्टमेंट क्या जी? डिपार्टमेंट कौन सा है? कौन से महकमे की बात हो रही है? महकमा एजुकेशन जी। एजुकेशन की बात हो रही है। अच्छा। मैं MPA साहबान के पास बहुत दफा गया हूँ, लेकिन उनके पास भी सुनवाई नहीं हुई। उनके भी कुछ खास बंदे हैं जो कि दूसरों के साथ मिली भगत, वो भी उसी पार्टी के हैं, मैं भी उसी पार्टी का हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस काम के लिए तो MNA MP के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर्विस बुक का अगर मामला है तो, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब उनकी भी कहीं पे चलती होगी, जहाँ पे अपने बंदे हैं, कहीं पे नहीं चलती होगी जी। पार्लियामेंट में तो खैर बिल्कुल नहीं चलती। तो बहरहाल अगर कोई सुन रहा है तो जाहिर है कि मुझे नहीं मालूम कि इस पे किस कदर एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल आपने अपना दर्द हमसे बयान कर दिया, हमने उसे नश्र कर दिया, आगे देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच। कराची से असलम भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुसतला खान साहब, आपको हमने आर्ट्स काउंसिल में देखा सुना, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बोला। वहाँ पे वो सहाफ़ियों के बारे में हजरत अली का कौल तो भूल ही नहीं सकता। जी जी। तो सवाल मुझसे, मैं आपसे उम्र में कुछ ज़्यादा हूँ, बड़ा हूँ काफ़ी, और मेरे वक्त में ज़ियाउल हक का पूरा 11 साल दौर। क्या उम्र होगी भट्टी साहब? मैं 73 हूँ। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बैंकिंग में रहा हूँ, और बैंकिंग से रिटायर होने के बाद
कॉन्ट्रैक्ट पे भी नौकरी की, मगर अब मौज मस्ती कर रहा हूँ, घर पे रहता हूँ और आपके प्रोग्राम सुनता हूँ जी। थैंक यू। मेरा एक सवाल है जी। मेरी पीक उम्र थी जब जियाउल-हक का दौर था, और जियाउल-हक एक भावलपुर में जहाज के हादसे में मर गए, उनके साथ कई जनरल भी मरे, उनके साथ बल्कि उनका कत्ल हो गया जी। तो आप मुझे खुल के बताइए, या आपने सारे नादरीन को बताइए कि जी वो मोसाद था, वो अमेरिका था, या कौन था जिसने जियाउल-हक को मारा? और वो तो हमारा सदर था, हम इस मुल्क में रहते हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपको कैसे पता चला कि ये राज मेरे सीने में दफन है? नहीं, आपको सब, जब हड्डी वालों की बात करते हैं आप, तो आपको सब पता है कि हड्डी किस किस के मुंह में है। सही है। तो आपसे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ तो हमें हिंट दे दें कि ये क्या हुआ, एक मरने से पहले हमारा ये खलिश दूर हो जाए कि यार ये कैसे मरा। नहीं तो आप ऐसा करें ना, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि लियाकत अली खान को किसने मारा? लियाकत अली खान का तो पुरानी बात हो गई, मैं बिल्कुल, वो भी है, मगर वो पुरानी, ये तो हमारे, तो ये कौन सी नई बात है सरकार? ये भी 88 की बात है, आज 42-44 साल हो रहे हैं इसे। 35 साल हो गए। हाँ, तो बीबी का कत्ल तो अभी कल की बात है, 2007 की। बीबी का कत्ल भी तो कल की बात है, मगर उसमें तो बहुत हंगामे हुए, कुछ हुआ, मगर ये आप, मुझे लगता है जियाउल-हक वाले कत्ल में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट जियाउल-हक में है, क्योंकि उसने बड़े जुल्म किए थे। 11 साल हमने बहुत देखा। बहरहाल आप हमें बताइए तो सही कि हुआ क्या था। ये आसमान और ज़मीन की जो एजेंसियां हैं और जो जियाउल-हक के हासिद हैं, उन सब की मुश्तरका कार्रवाई है। खुल के बोला ही नहीं। मतलब चले आप मुझे बता दें, मुझे क्या कहना है, मैं वो दोहरा क्या ये बोल दें कि हादसा आप, या फिर ऐसा करें, आप मोहम्मद हनीफ का नॉवेल है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, वो पढ़ लीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर दोबारा कही, किसका है ये? मोहम्मद हनीफ हैं, उनका नॉवेल है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। यस आई नो इट। ठीक है, मैं इसको उर्दू में भी है, फटते आमों का। नहीं, उर्दू वाला तो एजेंसियों ने उठा लिया। जज़ाकल्लाह, आपने जो है ना ये पढ़ के मुझे शायद हो सकता है। बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल तह तक पहुंच जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। थैंक यू। चले, तो इंटरेस्टिंग है यार कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक वाकया है जो आपको, उन्होंने कहा मैं इससे पहले कि मैं चल बसूं, मैं ये मिस्ट्री सॉल्व कर। आपका अब तक जो है दिल ठंडा नहीं हुआ, हालांकि 44 साल 44 साल पहले की बात है। अच्छा जी, आप कौन है? मेरा ख्याल ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर आपकी मजीद कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद से हैं शमशाद अली साहब। जी सर। वाई साहब। सर ने भी बात की है जियाउल-हक बारे, तो मेरी एक सारी गुजारिश है कि ये सारी बातें ठीक हैं, ये गुजारिश जियाउल-हक साहब के बारे में ये पहले बाद में बात हुई, पहले ये पाकिस्तान के सारे महबे वतन जितने भी हैं, ये सारे हम भी महबे वतन हैं, बाकी किसी पर शक नहीं किया जाता। इनका तो पहले जो है वो मुआवजा होना चाहिए ना। इन्होंने मुल्क जीत गया, एक साइड जो सूबा था जीत गया, दूसरे ने कहा कि हम उधर जाएंगे नहीं, जो उधर जाएगा उनकी टांगे तोड़ देंगे, और उधर तुम और इधर हम, और अक्सरियत को कबूल नहीं किया, और हम दिन रात राग अलापते हैं कि ये हम जमहूरियत पसंद है। उनका तो पहले मुहासबा होना चाहिए। और दूसरा ये जो अभी साहेब अंदर हैं, 804 नंबर कैदी जो हैं, इनके बारे में भी फैसला जल्द कर लिया जाए। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर बनाने का क्या मकसद है? ये सारा के सारा ये सबूत भी है, हर चीज है, तो हमारे और आगे हमें बढ़ना है ना, तो हमने इन चीजों को पहले दुरुस्त करना चाहिए हमें, और पूरी कौम को जो है इनसे निकल जाना। तीसरी बात मेरी ये है, अभी ये कालाबाग डैम है, बना रहे थे, पाकिस्तान के लिए बना रहे थे। अगर सरहद में जो है वो पाक बने डैम बने हो तो वो कबूल है, और यहाँ से ये नहर निकाली है अभी बलूचिस्तान के लिए, ये ठीक है। अगर पंजाब में कोई निकल जाए तो फिर ये पंजाब ठीक है। और पंजाब की अक्सरियत को अभी अक्सरियत वही हाल तो नहीं दोबारा होगा कि भाई ये अक्सरियत जो है अकलियत को दूर कर दे, हम आपकी बात को नहीं मानते, हम अभी सिंधी गार्ड या हम अभी पेशावर वाला वो क्या से कहते हैं
पठान कार्ड ये इस्तेमाल करेंगे। नहीं ऐसी इन चीजों को पहले जब तक सही नहीं होगा, ये मुल्क सही नहीं होगा, हालात सही नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू। एक पॉइंट काफ़ी सारी बातें कर ली। एक तो उन्होंने कहा कि वो जो एहतसाब होना चाहिए सबका, चलें ठीक, वो तो मर गए बिल्कुल सारे जिनका, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने कहा वो जो कैदी हैं 71 के वाले तो सब मर गए। लेकिन वो मैं उनको ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये जो अभी 804 नंबर कैदी की उन्होंने बात की, तो जो सियासी केसेस होते हैं ना वो ऐसे ही लटकते रहते हैं वो, और वो उनका भरमार रहती है। मतलब ये कोई प्योरली कोई कोर्ट का प्रोसेस तो है नहीं, इसमें तो पीछे से जो प्रेशर देगा तो वो तेज हो जाएगा केस, वो खींचेगा तो वो कम हो जाएगा। ये एक केस से बरी होंगे, दूसरे में फंस जाएंगे। बाकी जो इन्होंने ये कालाबाग डैम की बात की तो उसमें ये बस बात जहन में रखने की है, कई दफ़ा हम कर चुके हैं लेकिन मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि अगर ये मुल्क एक फेडरेशन है, उसमें 4 सूबे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दूसरे सूबों को फ़र्क पड़ रहा है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ना। ये बात भी चले आपकी मानता हूँ कि इस पर सियासत भी होती है, छोटे सूबों के जो लोग हैं वो सियासत भी करते हैं, लेकिन अगर उनके जायज़ कोई मामलात हैं, इसी वजह से कालाबाग डैम को कितने लोगों ने कोशिश की कि इसको दोबारा ज़िंदा किया जाए, इस मुर्दा घोड़े को, लेकिन वो नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ। आप उसकी जगह पे देख लें कि ये हमारा भाषा डैम है, उस पर कुछ भी है, थोड़ा बहुत उस पर काम चल ही रहा है ना, चीन भी उस पर आ गया, लेकिन कालाबाग डैम इसीलिए मुर्दा घोड़ा है कि आपके 3 सूबों ने उस पर जब कहा कि जी हमें कबूल नहीं है, करारदादें आ गई, तो फिर वो उसको अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा भी हो, लेकिन अगर आप जो फेडरेटिंग यूनिट हैं उनसे मशवरा किए बग़ैर यकतरफा तौर पे अनाउंस कर दें, तो अगर गुस्सा नहीं भी आना होगा तो आ जाएगा, ये एक टेंडेंसी है। तो वफाकी सिस्टम में जो है ये चीज़ें जहन में रखनी पड़ती। हाँ, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मोहम्मद सलीम साहब हैं भावल नगर से। अच्छा सर, बात ये है जी कि मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मुस्तफा खान साहब जैसे लोग, शाहजेब जिलानी जैसे लोग आप इधर हमारे प्रोग्राम में होते हैं, तो सर हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन सर इस वक्त जो कोई बात नहीं, ये बाकी बातों को छोड़ें सर, हम जो कहते हैं ना, जो मेरी राय है ना सर, वो ये है कि तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए जी। हर बंदा अपनी जिद छोड़े सर, एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिद छोड़े, इमरान खान साहब अपनी जिद छोड़े, पीपल्स पार्टी अपनी जिद छोड़े सर जी, नून लीग अपनी सब जिद छोड़े और एक जगह बैठे जी। सही है। और सब सर कहते हो, मेरी बात सुने सर, फजल रहमान है, जमात इस्लामी है, सब है, अपनी जिद छोड़े सर। ठीक है। अब जिद से काम नहीं चलेगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सर एक दूसरे को इल्जाम लगा, ये वो खा गया, वो पी गया, वो खा गया, इस बात को सर अब रहने दें। ठीक है। मैं सर गुजारिश ये करूंगा कि सब लोग अपनी जिद्दों को छोड़ें, मुल्क की बेहतरी के लिए सब लोग इकट्ठे हों, एक ऐसा फार्मूला तैयार करें कि जिसमें हमारे मुल्क की बेहतरी हो। ठीक है। और एक दूसरे को इल्जाम लगाने की बजाय, ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ज़हीन लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बहुत कमी है। सलीम साहब, आपने जो है आवाम के दिल की बात कही, लोग तंग आए हुए हैं इस छीछा लेदर से। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्रेशंस जी। राना खालिद हैं सरगोदा से। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका सर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी करे लंबी लंबी जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ सर। जी जी। मेरी आवाज ये है, आप पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हूँ मैं जी। मेरे भाई फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही। मेरा दिल है कि अपनी पाकिस्तान फौज के लिए, अपनी धरती के लिए जाकर लड़ूं, पाकिस्तान के लिए जाकर मैं खुद। ठीक है। मेरा पैगाम पाकिस्तान चीफ आर्मी स्टाफ तक ये पहुंचाएं कि मुझे बुलाएं और मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। आप का ज़ाहिर है कोई ना कोई सिस्टम होगा राब्ता करने का, आपने यकीनन उनसे राब्ता भी किया होगा कि अगर ज़रूरत पड़े रिटायर होने के बाद मेरा
मेरा ख्याल है रिटायर फौजियों को अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तो तलब किया जाता है शायद। सर मानता हूँ, जब देखता हूँ मैं शहीद हो मेरे अपने भाइयों को, मुझे रात को नींद नहीं आती। नहीं, लेकिन आपका जज्बा वही वो साहब कह रहे हैं कि आपने सर्विसेज अपनी दोबारा ऑफर की हैं इदारे को कि मुझे लगा दें कहीं पे महाज पे। गुजार गया हूँ मैं अपनी पूरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद आपकी मजीद को। जी, तो आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मजहर अली शाह साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ब्रदरान आप सबके? बस ठीक है। ये है कि मेरा नुआ तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ही होता है हमेशा। तो आजकल ये है कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट में कोई भी नौकरी बगैर पैसों के लेना बहुत मुश्किल है। ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के सबके रेट बंधे हुए हैं और ओपन आजकल तो सेल होती है, ओपन सेल होती है। जो नौकरी जो कमाई वाली जिसको सिंधी में सनबी पोस्ट कहते हैं, उस हिसाब से पैसे मुकर्रर हैं, लाखों से लेकर करोड़ों तक चले गए जी। लेकिन एक का मैं गवाह हूँ कि एक जो शोबा ऐसा था जिसमें से जो बगैर पैसों के और बगैर सिफारिश के नौकरी मिलती थी, वो था डिसीज कोटा, जिसको हम जहल लोग फोती कोटा कहते हैं। मतलब जो एम्प्लॉय फोर्थ हो जाता है उसके बच्चों को ये मिल जाती थी नौकरी। तो ये पिछले हफ्ते जो है इन्होंने जो है काबीना ने फैसला किया, सन काबीना ने, और सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर को जवाब बनाकर उन्होंने जो आज नोटिफिकेशन भी हो गया और ये फोती कोटा खत्म कर दिया। अब ये है कि इतने गरीब, मैं इसका गवाह हूँ, जिस डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हुआ हूँ वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय इंतकाल कर गए थे उनके बच्चों को लोअर ग्रेड की ही सही 1 से लेकर 7 तक नौकरियां बगैर किसी सिफारिश के मिल जाती थी। अब वो उन्होंने एक जवाब बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जज तो मुगल बादशाह है ना, वो तो कोई भी ऑर्डर कर देते हैं। बाकी कौन से ऑर्डरों पर इन्होंने जो इम्प्लीमेंट उसको किया है ये भी जो छोटी मोटी नौकरियां मुफ्त में किसी छोटे एम्प्लॉय को मिल जाती थी, जो बेचारे गुजर जाते थे उनको बच्चों को मिल जाती थी। क्या चाह रहे हैं शाह साहब, आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जिब्रान नासिर साहब हैं, कोई इसके खिलाफ अपील में जाएं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या इस जो नोटिफिकेशन है उन्होंने कोटा खत्म किया। क्या कि हम लोग जो भी रिटायर हो गए या फोत हो गए वो तो कर नहीं सकते, जो रिटायर हो गए इतने महंगे सुप्रीम कोर्ट। तो आप ऐसा कीजिए ना शाह साहब, आप ऐसा करें कि अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके वरसा मुलाजिम थे और वो फौत हो गए और अब उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, उनको 2-4 को ही इकट्ठा करके जिब्रान नासिर जैसे जो है पब्लिक लिटिगेशन वाले माहिरीन हैं उनसे मिलें। वो हो सकता है उनके नोटिस में ये बात ना हो, उनके नोटिस में लाएं और उसके बाद कानूनी चाराजोई शुरू करें। हो गया, लेकिन आपके चैनल माशाल्लाह जो है नहीं, हमारे चैनल से तो आपने बात कर दी ना, आपने बात कर दी, आपने अपना हक अदा कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिकली ये चाहते हैं तो ऐसे जो 2-4 लोगों को आप केसेस को जानते हैं उनके साथ जिब्रान वगैरह से मुलाकात करें और इसको स्ट्रीमलाइन करें इस चीज को। हाँ इंशाल्लाह। आपने इशू रेज किया, आपका शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि काफी लोगों की शायद जहन में ये बात ना हो, कम से कम ये उजागर हो गई बात ना। तो क्वेटा चलते हैं, वहाँ से हैं शहरियार खान साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? बस ठीक है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। जी सर, मैं क्वेटा से बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ हमारे इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दे दूँ जी। क्वेटा PB45 क्वेटा 8 बनता है। ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसमें 500 के एक उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, अली मदद जतक, वो कामयाब हुए थे। कामयाब करवाए गए थे जी। फिर हमने यहाँ जो मजिस्ट्रेट में, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने केस जीता। फिर एक मरतबा इलेक्शन अनाउंस हुए 15 अक्टूबर को, वो डिले हुए। फिर 19 दिसंबर को अनाउंस हुए। फिर DC की तरफ से एक थ्रेट लेटर जारी किया जाता है कि 3 हफ्ते और लेट किया जाए जी। अब दोबारा 5 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए 3 दफा RO और DRO चेंज हुआ है। और RO अब हमारे कमिश्नर क्वेटा द फेमस हमजा शफकत जो इस्लामाबाद की रह चुके हैं जी जी, वो बन। DRO भी एक रिटायर्ड कैप्टन है जी। और पूरा अमला मुकम्मल तौर पर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती
ये सारे इस एक हल्के के पीछे पड़े हुए हैं कि यहाँ दोबारा किस तरीके से हम अली मदद को 2 नंबरी से इंस्टॉल करें। अच्छा शहरियार खान साहब, आप कौन से फरीक की नुमाइंदगी कर रहे हैं? किसकी तरफ से आप बात कर रहे हैं इस वक्त? मैं किस फरीक की, मैं अवाम की तरफ से अपने आप को फरीक समझ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ बड़े बुनियादी मसाइल, क्वेटा में यहाँ वेदर -4 फील होता है लिटरली यहाँ पर। अच्छा, उनके अगेंस्ट अली मदद जतक के अगेंस्ट कौन कौन कैंडिडेट है? हाँ, अली मदद जतक के अगेंस्ट कैंडिडेट पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह खान ज़ेरे। अच्छा, जतक साहब से पहले ये जो सीट है, ये जतक साहब से पहले ये सीट पश्तूनख्वा अवामी पार्टी को जाती थी या किसे जाती थी? इससे पहले 2 दफा यहाँ से पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, मिली नई नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवार नसरुल्लाह खान ज़ेरे जीत चुके हैं। अब रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अगर आपको याद हो, राइट आफ्टर द इलेक्शन मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की थी और बड़ी डिटेल लिए मैंने आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए, हमारे पास थोड़ा वक्त का मसला है, तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किसको आरओ लगाया जाए, किसको ना लगाया जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हुकूमत की तरफ से जो पहले आरओ डिसाइड हुए थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो यहाँ के मकामी लोग थे वो आरओ यहाँ पर लगाए गए थे फर्स्टली। सेकेंडली हम चाह रहे कि अभी भी जो आरओ है अगर वो भी रह जाए तो नो इशू, लेकिन सिर्फ इस चीज को इंश्योर किया जाए यहाँ पर इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका बिल्कुल सही मौक़िफ़, साफ शफाफ होना चाहिए। एक्चुअली बाई इलेक्शंस पे हमारे किसी की तवज्जो नहीं होती है और वो हमेशा दाबड़धूस कर देते हैं। वो दाबड़धूस इसलिए भी हो जाते हैं कि फिर उनकी नाक का मसला होता है कि यार बाई इलेक्शन तक नहीं जीत सके तो फिर 8 फरवरी का जो कैंडिडेट है वो ही आएगा, लाया जाएगा। जी, वहाँ कैंट से अगली कॉल है, जफर अहमद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई जफर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं वाकन से बात कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब भी, ये सारे अवाम के लिए लड़ रहे, तो अवाम का तो फोकस निकल गया। ये कौन सी अवाम के लिए लड़ रहे हैं, इनसे जरा पूछे, ये कौन सी अवाम के लिए आप काम कर रहे हैं? अवाम तो मर रही है, अवाम तो आधा किलो आटा नहीं खरीद सकती। ये 4-5 पार्टियां पार्टी सिस्टम को खत्म करके कोई सदर बना दे, जैसे एक ही चलेगी। कभी मौलाना फजल रहमान का धरना आ जाता है, कभी इमरान का धरना आ जाता है, कभी किसी और का धरना आ जाए। धरने वाली मुल्क तो नहीं है, ये तुम्हारा है फूक से। यहाँ को एक सदर बना दे जिसकी एक ही चले, यहाँ तो 20 सदर है। कोई भी ये सियासतदान समझ में नहीं आते ना आपको? जी बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, क्या करना चाहिए इन हालात में, जब ये सब मायूस कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर कोई सदारती निजाम लाए, इनको हटाए, इनको घर सदारती निजाम पे भी कोई आदमी आएगा ना, सदारती निजाम का फैसला कर चुके, वोट दे के थक गए, हमें तो कुछ मिलता नहीं है। सदारती निजाम से आपका ख्याल है मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह कोई एक होगा ना। ये तो अभी कभी इमरान धरना लेकर आ रहा है, मुल्क गाड़ियों में, तो ये जो आपने नाम लिए हैं, मर रहे हैं, ये जो आपने नाम लिए हैं के लिए लड़ रहे हैं, ये जो आपने नाम लिए हैं मारने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर आखिरी चंद करेंगे। वेलकम बैक। लाहौर से हैं मलिक सईद साहब। जी सर। अस्सलामुअलैकुम सर। भाई साहब। सर, एक तो आपका ये प्रोग्राम जो है ना बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। मैं पिछले हफ्ते भी आप लोगों से बात की थी जी, और आज मुझे खोड़ो साहब नजर नहीं आ रहे जी। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसका जो ओपनिंग है ना प्रोग्राम की जी, वो इतने अच्छे संजीदा और जबरदस्त प्रोग्राम की ना ओपनिंग जो है ना वो मीम्स और कार्टून से जरा खत्म करवाइए। प्रोड्यूसर साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट भेजिएगा कि आपको एक अच्छे बावकार तरीके से सामने लाएं, आप तीनों दोस्तों को,
जी ठीक। और मैंने पिछली दफा अपने अंदरून सिंध जाने की रोड्स की बात की थी, आप लोगों ने हाईलाइट की, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं इरिगेशन सिस्टम जो है अंदरून सिंध का, उस पे थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ सर। बताएं। कि पंजाब और सिंध में एक बड़ा ही शानदार कैनाल सिस्टम हमारा है और चल रहा है, और लेकिन मैंने अभी देखा कि सखर बिराज और कोटरी बिराज, इन दोनों का मुझे मौका मिला विजिट करने का। इनसे जो कैनाल्स हैं, खास तौर पर जो सखर बिराज में राइट बैंक से जो दादू, राइस और कीसर, इनके जो बैंक्स हैं ये बिल्कुल इरोड होते जा रहे हैं। और आई डोंट नो अंदर जो इनकी जो ब्रांचेज हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या माइनर्स हैं, उनका तो और भी बुरा हाल होता होगा। और टेल पे तो जिम्मेदारों को पानी पहुंचता ही नहीं होगा जी। मुझे अक्सर वहाँ हमारे अजीज भी रहते हैं, उनकी शिकायत आती रहते हैं कि टेल्स पे पानी का बड़ा ही फुकदान है जी। और सिंध की जमीन तो इतनी जरखेज है कि मैं कहता हूँ कि पंजाब से भी बढ़ के उनकी जरखेजी है, खास तौर पर केले की या दीगर जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए। तो ये एक तो आपने इरिगेशन में ये देखा कि बंद आपको रोड नजर आए, उसके अलावा क्या देखा? मैंने ये देखा कि टेल पे ना लोगों की बहुत शिकायत हैं जी। टेल के लोगों को, जिम्मेदारों को पानी बहुत ही कम जा मिलता है। यानी अपर रीचेज में हो सकता है कि लोग वहाँ पे कोई गड़बड़ भी करते हों, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर को हमारी ये रिक्वेस्ट भेजिएगा। बहुत ही अच्छे आदमी। तो आपने तवज्जो दिलाई, बहुत शुक्रिया। आपका क्या है ऑब्जर्वेशन टेल का? देखें, ये तो उन्होंने बात सही की कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये जो लाइंस की कैनाल्स की लाइनिंग है, बड़ा पैसा होता है भाई। ये इतना बड़ा खांचा है कि हम यहाँ बात करते हैं कि जब रोड डिपार्टमेंट सड़कें नहीं बनाता तो चल के सड़क अगर उधड़ जाती है तो आप उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं। नहरों में ये जो उनको पत्थर डाल के लाइनिंग करनी होती है, ये 2 ट्रक डाल के बोलेंगे कि हमने 1000 ट्रक डाल दिया, पैसे दो हमारे। हाँ। और आप कोई इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, उस पानी में जाके कौन चेक करेगा कि पत्थर कितना पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। हाँ। तो इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से लोग खरबपति हो गए, जिनके चीफ इंजीनियर्स थे, सेक्रेटरीज थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ वो चले गए। तो इनकी बात ये सही है। और टेल एंडर्स का एक मसला तो चलें ये हो गया। दूसरा है जो नाइंसाफ़ी है, जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसके पास डंडा है, वो ओहदे पर है, वो डायरेक्ट कनेक्शन लेता है। अभी आपको पता होगा हमारा जो ये नवाबशाह वाला पूरा इलाका है, वहाँ से डायरेक्ट नारा कैनाल से वो पानी खींचते हैं। ज़रख़े ज़मीनें वहाँ पे हो गई हैं। वो पानी जब ऊपर से आप खींचते हैं, जो कि एसेंशली एक क्राइम है, तो उसका टेल एंड पे तो नहीं जाएगा ही नहीं, पहुँचेगा। और इसीलिए हमारी जो ये रूरल इकोनॉमी है एग्रीकल्चर की, उसमें अगर आपके पास डंडा नहीं है, आप हुकूमत में नहीं है, आपके पास ओहदा नहीं है, तो ज़राअत यार आप देखो क्या ट्रेजेडी है। पाकिस्तान को इंडिया से ये शिकायत है कि वो हमारे जो दरियाएं हैं उनमें गड़बड़ करता है। सिंध को पंजाब से शिकायत है कि वो हमारे दरियाओं के साथ गड़बड़ करता है। और ख़ुद सिंध के अंदर जो सिंधी जिम्मेदार बैठा हुआ है ऊपर, वो टेल एंडर के बारे में, टेल एंडर उसके बारे में ये कहता है। तो आप देखें कहाँ से ये लोअर सिंध को, जो जिसको हम लाड़ कहते हैं, और जो अपर सिंध को उत्तर या उत्तरादी कहते हैं, उनमें भी वही है। जो लाड़ वाले हैं वो कहते हैं कि जी उत्तरादी जो हैं, जो सखर, नवाबशाह, इस तरफ जो है हमारे हिस्से का पानी वो ले लेते हैं, हमारे पास तो आखिर में आता नहीं है। लेकिन अब एक ये सुना है कि ये ठट्टा वगैरह के इलाके में एक साहब हैं अली हसन जरदारी, ज़मीनें शमीनें सारी जो है वहाँ पे वो ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और वो अपने ज़मीनों तक पानी पहुँचाने के लिए वो कैनाल्स और नहरों का जाल बिछाते जा रहे हैं। तो अगर आप जो रूलिंग क्लास है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके नुमाइंदे हैं, तो पानी मिल जाएगा, और उनके बना के रखेंगे तो पानी मिल जाएगा। उनके बैड बुक्स में आप हैं तो आपका जो पानी आ भी रहा था वो बंद हो जाएगा, आप रोते फिरेंगे, कुछ नहीं होगा। यही जब मैं गया था उस्ताद मोहम्मद वगैरह तो कच्ची कैनाल के बारे में बता रहे थे कि वहाँ सरदार जो है वो पहले उसकी ज़मीनों को पानी लगता है, उसके बाद फिर वो जो उसके हामी होते हैं उनके पास जाता है, जो वैसे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। तो कहानी एक ही है, चाहे मुल्कों की हो, चाहे सूबों की हो, चाहे इंसानों की हो, जिसका जहाँ दाव लगे, जेको डाढ़ो सो गाबो। या ठीक है। तो हमारे पास अगले कॉलर नहीं, अब आप चाहें तो वाइंड अप कर दें। वाइंड अप।
एहसान साहब कर देता है। चलें, प्रोड्यूसर की हिदायत आ गई है, हम प्रोग्राम वाइंड अप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आपसे होगी पीर को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे खुदा हाफिज़, शब बखैर।